स्टार्ट। ओके, वेलकम डियर स्टूडेंट। जो 10वीं क्लास से एग्जाम दे चुके मतलब एग्जाम हुई नहीं तो कहाँ देंगे सर। एग्जाम हो नहीं गई है पर एग्जाम हुई जैसी है। और अभी आप सब लोगों के लिए मैं वेलकम करता हूँ इन 11th साइंस केमिस्ट्री क्लास। ठीक है, हे बघा एक्झाम झाली नाही माहित आहे, पण एक्झाम झाल्यासारखीच आहे आणि जी एक्झाम झालेली नसताना पण तुम्ही पास झालात म्हणजे सो मच लकी स्टूडेंट ऐसा हम बोल सकते हैं। तो देखो 11th केमिस्ट्री में हम एंट्री कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है और मैं ये नहीं चाहूंगा आप सबको सब कुछ आजकल पता है, कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन या कोई ज्यादा गाइडलाइन देने की जरूरत नहीं है। जो भी गाइडलाइन देनी है हम सिलेबस के साथ देना पसंद करेंगे। और इम्पोर्टेंट चीज सिर्फ मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, एक बार ज्वाइन करते हो, एक बार डिसीजन लेते हो तो उसके ऊपर पक्का कॉन्फिडेंस रखो कि हमें करना है, एमबीबीएस करना है, इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी कॉलेज ज्वाइन करना है। तो ये चीज एक बार माइंड में सेट कर दी कि बस एफडी करते ना बैंक में 5 साल 10 साल, वैसा 2 साल के लिए एफडी करते उस चीज को, उस ड्रीम को, उस ख्वाब को। और बात को समझो, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए पर किसी भी कीमत में उस चीज को हासिल करना है। और वो हमारा ख्वाब होगा जिसका नाम होगा एमबीबीएस या आईआईटी या फिर एक बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना एक अच्छी ब्रांच के साथ। तो इन सारी चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 11th में आना, 11th साइंस लेना और साथ ही साथ केमिस्ट्री को बड़े दिलो जान से पढ़ना। वो भी किसके साथ, वो भी किसके साथ, ऑब्वियसली गिरी सर के साथ। ठीक है, तो करेंगे, मिलके काम करेंगे। इंपॉर्टेंट होता है एक अच्छा टीचर जो आपको सिर्फ पढ़ाएगा नहीं तो आपको उस डायरेक्शन के साथ इंस्पायर करेगा, क्योंकि वो टीचर अच्छे होते हैं जो पढ़ाने के साथ साथ बच्चों को इंस्पायरेशन देते रहते हैं। क्योंकि इग्निशन ही एक छोटी सी भी अगर इग्नाइट करते हैं तो पूरे जंगल जो होता है वो बर्न हो जाता है, उसे हम वनवा कहते हैं। सारे तरफ वनवा पेटता है। ठीक है, वो कब होता है, जब एक ठिनगी पड़ती है। तो इसका मतलब होता है इग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इग्निशन देने का काम मैं करूंगा और पूरे नीट और जेई को जलाने का काम आप लोग करेंगे। चलो मिलके काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं सबको फिर से एक बार वंस अगेन वेलकम इन 11th जीसीसी केमिस्ट्री। 11th केमिस्ट्री बोल दूंगा और साथ कर काम स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है, किस तरह से पढ़ना होता है, इससे इंपॉर्टेंट है पढ़ना है या नहीं ये डिसाइड कर दो। और आप लोगों ने डिसाइड कर दिया है क्योंकि आज आप मेरा डेमो लेक्चर देख रहे हो। देखो ये डेमो है ही नहीं, मैं आपको बोलता हूँ डेमो वगैरह कुछ नहीं होता भाई। पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ तो देयर इज नो नीड टू टेल यू कि गिरी सर कैसा पढ़ाते और कैसा नहीं पढ़ाते। और आज तक मेरे लाइफ में कोई बंदा ऐसा नहीं मिला गिरी सर आपका पढ़ाए वाला समझता नहीं। क्यों, इसके पीछे राज है भैया। बहुत सारे लोग दिमाग से पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता दिल से हूँ और बच्चों के दिमाग में फीड करता हूँ, क्योंकि एग्जाम दिल से नहीं दिमाग लगा के देनी होती है। पढ़ाने वाला दिल वाला चाहिए, फिर देखो अपने आप दिमाग काम करता है। सही है नहीं, सही है नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो हम जो क्लास पढ़ रहे हैं उस क्लास का नाम है 11th। हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट है हमारे लिए केमिस्ट्री। ठीक है, सब्जेक्ट कुठला है, केमिस्ट्री। क्लास कुठला आहे, 11th चा क्लास आपण डिस्कस करतोय आणि सब्जेक्ट असेल आपला केमिस्ट्री। आपण जो टॉपिक डिस्कस करणार आहोत आजपासून स्टार्ट करायचंय आपल्याला, तो टॉपिक असेल जनरल ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री। बाळांनो एक लक्षात घ्या, हा टॉपिक तुमच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा टॉपिक असेल। हा टॉपिक तुमच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा असेल, कारण या टॉपिक वरच तुम्हाला केमिस्ट्री जमेल की नाही, येईल की नाही, करू शकाल की नाही, या सगळ्यांचे प्रश्नांची उत्तर तुम्हाला कोणते पाहिजेत? यस, I can do sir, I definitely do sir. No one can treat you if you treat yourself. अगर आप खुद को तकलीफ देना सीख लेते हो तो दुनिया में आपको तकलीफ देने वाला कोई बचेगा ही नहीं। खुद को तकलीफ देना सीख दो, अपने आप अपने ख्वाब भी अपने पैरों तले आ जाएंगे। और उसके लिए क्या करना होता है, बस दिल लगा के पढ़ना है। दिल कहीं और नहीं लगाना है, किताबों के ऊपर लगाना है। तो अभी देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको प्यार से कहा जाता है GOC, उसको क्या कहा जाता है? GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
देखो बच्चों, इसमें ये टॉपिक नाम तो छोटा है पर इसका जो एरिया है ना, अरे बहुत बड़ा एरिया है। इसमें सबसे पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम होता है नोमेनक्लेचर। सबसे पहले वाला टॉपिक क्या है? नोमेनक्लेचर। 4 टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद जो टॉपिक हमें पढ़ना है उसका नाम है, ये हर टीचर अपने अंदाज से, अपने एंगल से इन टॉपिक का फ्रेगमेंटेशन करते रहता है, ठीक है। वैसे गिरीश सर ने और मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूँ यार, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ, मैं मानता हूँ मेरे पास आने वाले जो बच्चे हैं वो एवरेज बच्चे हैं, जिसे कोई और सिखा नहीं पा रहा है, जो किसी और से अच्छी तरह से बिल्डअप नहीं हो पा रहे, उन बच्चों को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी है, उनको परफेक्ट करने का हौसला मेरा है और मैं करके रहूंगा। इसलिए मैंने मेरा सिलेबस नीट के लिए एक बेहतरीन तरीके से बनाने वाला है, जो टॉप मोस्ट स्टूडेंट रहो या बॉटम वाला स्टूडेंट रहो, सबको आना चाहिए। तो देखो नोमेनक्लेचर, उसके बाद मैंने टॉपिक बनाया इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन। उसके बाद का जो टॉपिक है इफेक्ट एंड देयर एप्लीकेशन। उसके बाद हमें थर्ड टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम होता है आइसोमेरिज्म। एंड फोर्थ टॉपिक हमारे लिए है रिएक्शन मैकेनिज्म। देखो बच्चों, लगता है ये छोटा टॉपिक है पर एक्चुअली केमिस्ट्री में सबसे लंबा, सबसे बड़ा यही टॉपिक है और दिलदार टॉपिक है। इसके ऊपर नियरली देखा जाए तो नीट रहो, नीट में कम से कम इस टॉपिक को पकड़ के, इस टॉपिक को कंसीडर करके कम से कम 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। 6 से 8 क्वेश्चन इन टॉपिक के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं। मतलब इस टॉपिक को कंसिडर करके, इस टॉपिक का बेस पकड़ के अप्लाइड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो कॉन्सेप्शनल विजन रहो या एप्लीकेशन का विजन रहो, ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। जेई में तो अरे बाप रे, या टॉपिक शिवाय दुसरं काहीच नसतं ऑर्गेनिक मध्ये, लई खतरनाक है भाऊ। ये जेई में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हमें इससे ही लेना पड़ता है और जेई में 4-5 क्वेश्चन मतलब रिजल्ट होता है, रिजल्ट होता है, रिजल्ट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहिला टॉपिक स्टार्ट करना है 11वी 11वी आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा, 10वीला तुम्ही कसे होते बेटा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। 10वीं में तू क्या था, कुछ लेना देना नहीं। यू हैव अ चांस टू चेंज योर सेल्फ। तुझे खुद को बदलने का एक सुनहरा मौका तेरे हाथ में है और ये लाइफ का एक बेहतरीन अगर कोई अपॉर्चुनिटी होती है ना तो 10वीं के बाद आती है। 10वीं तक आप आपके मम्मी पापा के थे, 10वीं तक आप आपके भाई बहन के थे, 10वीं के बाद बेटा तू तेरा है, तेरी लाइफ तेरी है, तेरा फ्यूचर तेरा है, तेरा ड्रीम तेरा है। कब? जब तू खुद का हो जाएगा और तुझे खुद का होने के लिए भगवान ने एक अपॉर्चुनिटी तेरे हाथ में रखी है। चल उठा साइंस, लगा एमबीबीएस का खाप, लगा आईआईटी का खाप, कैसे कंप्लीट नहीं होता, मैं हूं, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ बढ़ते रहने का। अब देखो ध्यान से, नोमेनक्लेचर की बात हम कर रहे हैं, हमें सबसे पहले पढ़ना है नोमेनक्लेचर, उसके बाद हमें पढ़ना है इफेक्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन, उसके बाद हमें पढ़ना है आइसोमेरिज्म और आखिरी में एक ब्यूटीफुल टॉपिक है, उसका नाम है रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म, आहा क्या टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। बहुत प्यार करता हूँ इस टॉपिक से मैं, क्योंकि ये आने के बाद यहां से रिएक्शंस निकलते हैं, यहाँ फिट हो जाते हैं और यहाँ से आउट पूरे एग्जाम में खट 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 बी सी डी, यस आ गए आउट ऑफ 180, आउट ऑफ 180 मार्क्स, ठीक है। मिलते हैं यार, मैं हूं ना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। बार बार बोल रहा हूं, तू खुद का होना चाहिए बेटा, तू खुद का होना चाहिए, तेरे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तू खुद को कंट्रोल करना चाहिए। इसके लिए मम्मी पापा के खाओ, वो रास्ता तुझे चुनना है जिस रास्ते के ऊपर तेरे छोटे भाई बहन चलने वाले हैं, और तू तेरे भाई बहन के लिए बुरा रास्ता नहीं चुनने वाला, तू चुनने वाला है आईआईटी का रास्ता, तू चुनने वाला है एमबीबीएस का रास्ता। तेरे भाई बहन के लिए तू करेगा, तुझे करना ही होगा। आज से खुद को बदल दे, बदलने का चांस तेरे हाथ में, बदल दे खुद को। अब चल, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्टार्ट करते हैं एक खूबसूरत टॉपिक। टॉपिक का नाम जियोसी नोमेनक्लेचर।
हेडिंग होगी हमारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें हमें क्या डिस्कस करना है? नोमेनक्लेचर। आराम से सारे पॉइंट क्लियर होते रहेंगे, आराम से चले जाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले नोमेनक्लेचर में हमें पढ़ना क्या है? नोमेनक्लेचर में हमारे लिए फर्स्ट आर्टिकल होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कुछ खास नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए सर, बेसिक, हर चीज बेसिक से पढ़ाने वाला हूं मैं। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? तो कुछ चीज, एक हिस्ट्री सुन लो, आप सबको अच्छी तरह से पता है। हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो उस केमिस्ट्री में हमें, हमारे सिलेबस में 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा होता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो हम पहले क्या स्टार्ट कर दिया हमने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? ठीक है, हम बेसिकली आगे अपने आप पढ़ने वाले, इफेक्ट्स में हमें इससे बात करनी है। पर ध्यान से सुनो, जेई और नीट अगर प्रिपेयर करने हैं ना, तो उस अंदाज से जाना पड़ता है। ऐसा रैंडमली छोटे छोटे पॉइंट्स को ज्यादा वेटेज नहीं देना है। एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, और आपका नॉलेज बेस परफेक्ट होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीजें हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो केमिस्ट्री तो पता है मैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द केमिस्ट्री? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिकल्स, स्ट्रक्चर्स, composition, physical property, chemical property, etc. It's called as the chemistry. Now, what is the meaning of the organic chemistry? What is the meaning of the organic chemistry? देखो ध्यान से, शॉर्ट में बोल देता हूँ। केमिस्ट्री क्या है? यहाँ किसकी स्टडी करनी होती है? स्टडी ऑफ केमिकल, देयर स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज। इनकी स्टडी जहां पे करनी है, कोई केमिकल कंपाउंड्स अगर ले लिया, तो भैया तू कैसा है, तेरे में कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, वो एलिमेंट आपस में किस बॉन्डिंग के साथ प्रेजेंट है, आप फिजिकल प्रॉपर्टी क्या बताते हो, आप केमिकल प्रॉपर्टी क्या बताते हो, इन सब नॉलेज। आप डॉक्टर हो तो आप क्या पूछते हो? अच्छा डॉक्टर हो तो भाई आप इंसान के डॉक्टर हो या एनिमल के डॉक्टर हो? 2 फैक्टर आ गए भाई, इंसान का हूं, ठीक है। अब इंसान का डॉक्टर हो तो भैया आप पेट दर्द कम कर सकते हो, या सिर दर्द कम कर सकते हो, या मेरे बोन का प्रॉब्लम बता सकते हो, या मेरे थ्रोट का प्रॉब्लम बता सकते हो, एक्सेट्रा। तो ब्रांच में ब्रांच बढ़ रहे, ब्रांच में ब्रांच। वैसे ये जनरल ब्रांच है साइंस की, उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर इसका मतलब क्या होता है? देखो भाई, एक चीज मैं आपसे बोल रहा हूं, वी आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिली सब्जेक्ट। बेकार सब्जेक्ट नहीं है मेरा, तो पढ़ने के लिए टाइम भी सेव करना है और नॉलेज भी बढ़ाना है। ले ऐसा बड़ा बड़ा लिख के नहीं देता हूं मैं। कुछ लोग होते हैं बड़े बड़े फेंकते हैं ना, वो बात नहीं, डायरेक्ट करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन कंपाउंड स्टडी, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, बोलो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। ध्यान से देखो बच्चों, आगे और एक बार होने वाला है। जो भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, 10th में होगा ना बे तुझे, किसमें? हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। हम शॉर्टली ये पॉइंट भी लेने वाले। हाइड्रोकार्बन का मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। और उनकी स्टडी करना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक मतलब कंपाउंड अदर देन कार्बन, study of compound, study of compound other than carbon। कार्बन छोड़ के जो भी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उसकी स्टडी करना मतलब इनऑर्गेनिक। और फिजिकल में क्या स्टडी करते हैं? स्टडी करते हैं लॉज, स्टडी करते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, स्टडी करते हैं न्यूमेरिकल्स। इन सब की स्टडी करने का मतलब क्या है? हम क्या पढ़ रहे हैं? फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यह ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ये 3 ब्रांच हमें पढ़ना है, अपने आप आगे आते रहेगा। अभी हमें हमारे मेन पॉइंट की तरफ जाना है। तो मुझे बताओ, हम जब 12th में एंट्री करते, आपको कोई टीचर या आपका कोई बड़ा भाई या कोई और रिलेटिव पूछेगा, अरे तुझे केमिस्ट्री में कौन सी केमिस्ट्री अच्छी लगती है,
तो आपके पास तीन ऑप्शन होंगे, कौन से है? एक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा होगा फिजिकल केमिस्ट्री। तो आपको क्या बोलना है? अगर आप गिरी सर के साथ हो तो आपको बोलना है हम मुझे पूरी केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे पूरी केमिस्ट्री अच्छी लगती है। आई लव ऑर्गेनिक, आई लव इनऑर्गेनिक एंड आई वेरी मच लव टू द फिजिकल केमिस्ट्री। क्यों सर? दिल से पढ़ाते हैं और दिमाग में बिठाते हैं, दिल से पढ़ाते। तो ध्यान से समझ लो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री को स्टडी करना है। तो चलो आते हैं, अभी हमने स्टार्ट किए वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला सेक्शन। जीओसी कहाँ से बिलोंग्स रखता है? जीओसी का घर कहाँ है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो हमें फंक्शनल ग्रुप की बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा उसका बेस की तरफ जाता हूँ, फिर इसके पास आते हैं हम, ठीक है? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में हमें सबसे पहले एक चीज पढ़नी है, वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझा देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें डिस्कस करना है हाइड्रोकार्बन। हमें क्या डिस्कस करना है? हाइड्रोकार्बन। सर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? तो सच कंपाउंड विच कंटेन, आपको इसके पहले ही 11th क्लास में हो चुका है, 11th क्लास में हो चुका है, ठीक है? इधर ही ध्यान दो, हाँ, मेरी बातें सुनते सुनते कहीं और खो मत जाओ, होता है ऐसा, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में बात करनी है। डेफिनेशन क्या होगी हाइड्रोकार्बन की? हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन होती है सच कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन मतलब सच कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऐसे कंपाउंड ओनली। सच कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक की डेफिनेशन बनाना बाकी है हमारे यहाँ। तो हाइड्रोकार्बन का मतलब सच कंपाउंड कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। बच्चों इसके बाद और एक चीज देखो, एग्जांपल की बात करते हैं। ये हमारे लिए कौन है? मीथेन है। तो बच्चों मुझे बताओ, इसमें कितने एलिमेंट, कितने टाइप ऑफ एलिमेंट है? एक कार्बन नाम का एलिमेंट है और दूसरा हाइड्रोजन। हाउ मेनी? कार्बन एक टाइप, हाइड्रोजन दूसरी टाइप, तो दो ही टाइप, कार्बन एंड हाइड्रोजन। Hence it is called as hydrocarbon because it contains the carbon and hydrogen. What about this one? C2H6, इसको प्यार से कहा जाता है इथेन। इसमें कौन है? सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, hence it is a हाइड्रोकार्बन। अगर आपको दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको दुनिया प्यार से बुलाती है एसिटिलीन। इसमें कितने तरह के एलिमेंट है? एक कार्बन नाम का, एक हाइड्रोजन नाम का। नाइट्रोजन है? नहीं है। ऑक्सीजन है? नहीं है। फास्फोरस है? नहीं है। क्लोरीन है? नहीं है सर, नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब ये कौन है? हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, एसिटिलीन। अब उसके बाद और एक छोटा सा पॉइंट आता है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, आराम से पढ़ो यार, आराम से। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन में जब बात करनी है बच्चों, चलो एक सिंपल सा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करता हूं। क्या? तो देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां अगर आपको दूध पता है, दूध, मिल्क तो सबको पता है ना। दूध से हम क्या बनाते हैं? कर्ड यानी दही बनाते हैं। दही से हम ताक बनाते हैं, झाग बोलते हैं उसको। ताक से हम लोनी बनाते हैं, लोनी है ना, बटर बोलते हैं। और लोनी से हम घी बनाते हैं, दैट इज तूप। तो मला एक सांगा बाबांनो, दह्यापासून काय बनवता येतं? दह्यापासून ताक, ताकापासून लोणी, लोण्यापासून तूप, आणि दही कुणापासून? दुधापासून। म्हणजे दुधामधून काय काढलं? दही, दह्यामधून काय काढलं? ताक, ताकामधून काय काढलं? लोणी, लोण्यामधून काय काढलं? तूप. तो डिरायू काढलं, चा मधून काढणे, चा मधून काढणे, दॅट इज कॉल्ड एज द डिरायू करणे। तस बघा आता, ये कौन है? मीथेन, हा या ना, हा या ना, ये कौन है? मीथेन। अगर मैं मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाल दूं और वहां अगर OH लगा दूं, मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूं और वहां पे OH लगा रहा हूं,
मीथेन का एक हाइड्रोजन निकाल रहा हूं, वहां पे OH लगा रहा हूं, तो भाई दब्बा इधर देखो ये चला गया भैया, तो इस CH3 के साथ कौन आ गया? OH। CH3 के साथ क्या आ गया? OH। इसका मतलब हमारे लिए, मैं नाम बोल देता हूं, बाद में अपने आप सीखोगे। मीथेन से क्या मिला? मिथाइल अल्कोहल। OH का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। OH का मतलब क्या होता है? अल्कोहल। तो अल्कोहल मिल गया, अल्कोहल मिल गया। इससे ये बनाया, मानो ये दूध है, मानो ये दही है, तो इससे ये बनाया, इट इज अ डीराइव्ड, दिस वन इज हाइड्रोकार्बन कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ओनली, हाइड्रोकार्बन, एंड इट इज कॉल्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मान लो मैंने एक हाइड्रोजन को बाहर फेंक दिया और उसके जगह पे COH ला लिया, तो CH3COOH, तो उसमें ऑक्सीजन भी आ गया पर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ था, तो इट इज द डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसके लिए भी क्या बोलेंगे? CH3Cl, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बच्चों देखो हम आगे बढ़ रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पूरी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। बेसिक बेसिक बहुत डेफिनेशंस है, पर वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द नीट एंड JEE, तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये फाइनल डेफिनेशन है, उसके बेसिक डेफिनेशन क्या थे मालूम है? सबसे पहले कहा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से सबसे पहले कहा गया था कि जिसमें प्लांट और एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया गया, फिर लेबोरेटरी में हमें यूरिया मिला, फर्स्ट टाइम हमें क्या मिला? यूरिया। फ्रेडरिक शोलर ने उसको बनाया था, तो इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड synthesized in the laboratory. What is the name of that compound? यूरिया, which is synthesized from the ammonium cyanide. तो ये बहुत बेसिक पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें नीट और जेई पढ़ना है तो उसके हिसाब से पढ़ना होगा, ठीक है। तो देखो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन contain carbon and hydrogen along with nitrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, halogen, etc. इनके साथ अगर ये वाले एलिमेंट्स आ जाए तो उसे हम लोग क्या कहने वाले हैं? डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ, ये किसकी स्टडी करती है? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है? मतलब जिसकी स्टडी जिसमें होती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड कंपाउंड्स एंड सच कंपाउंड, और उस तरह के जो कंपाउंड्स होता है ना, सच कंपाउंड कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। उस कंपाउंड को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन भी हो और उसके साथ क्या होने चाहिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। इतना नोट डाउन कर दो, एक दो क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। What is the meaning of the organic chemistry? It is a branch of science which deals with the study of hydrocarbon and their derivatives. और हाइड्रोकार्बन का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, डेरिवेटिव्स का मतलब उसके साथ कौन होना चाहिए? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, एक्सेट्रा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में जाने के पहले इन चीजों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ध्यान से, तो दो चीजें हमारे हाथ में आ गई, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा होता है हमारे लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स। और इनऑर्गेनिक का मतलब, इनऑर्गेनिक का मतलब अदर देन हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। ये छोड़ के जो भी हो गए वो सारे क्या हो गए? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो बच्चों आपको एक क्वेश्चन बहुत आसान है, क्लासिफाई गिवन कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक।
ऑर्गेनिक कौन है और इनऑर्गेनिक कौन है, ये आपको बताना है। फर्स्ट दिया है CH4, सेकंड दिया है CH3OH, थर्ड दिया है HCl, फोर्थ दिया है H2O, फिफ्थ दिया है CO, सिक्स्थ दिया है CaCl2, ठीक है। सेवंथ दिया है हमें एक दिया है CaCO3, 8 दिया है हमें CaC2, 9 दिया है हमें CaCH3COOH, 10 दिया है हमें C2H2, 11 हमें दिया है Na2CO3, 12 हमें दिया है CO2, 13 हमें दिया है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को हमें समझना है। यहाँ हमें दिया है बेंजीन, 14 हमें दिया है यहाँ पे N2H2, 16 हमें दिया है यहाँ पे CH3NH2, 17 हमें दिया है C2H5OH, और हमें पता लगाना है कि यहाँ ऑर्गेनिक कौन है और इनऑर्गेनिक कौन है। चलो ध्यान से देखो, कार्बन हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक। क्या हो गया, ऑर्गेनिक। बात को समझ रहे हो, ऑर्गेनिक। यहाँ देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन है और साथ में ऑक्सीजन है, मतलब ये डेरिवेटिव्स हो गया ना, तो ये भी क्या हो गया, ऑर्गेनिक। इसके लिए देखो कार्बन है नहीं है, हाइड्रोजन है नहीं है, ये हो गया इनऑर्गेनिक। क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। यहाँ देखो कार्बन नहीं, हाइड्रोजन नहीं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। ये भी हमारे लिए क्या हो गया, इनऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ देखो कार्बन है पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं, तो ध्यान से सुनो बच्चों, यहाँ कार्बन है और हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। कौन हो गया, इनऑर्गेनिक। यहाँ देखो कार्बन भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है, ये भी हो गया इनऑर्गेनिक। यहाँ कार्बन है पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं, ये हो गया इनऑर्गेनिक। यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है क्या, नहीं, ये हो गया इनऑर्गेनिक। यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ हो सकते हैं, तो ये हो गया ऑर्गेनिक। यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑर्गेनिक। यहाँ कार्बन है पर हाइड्रोजन है क्या, नहीं, ये क्या हो गया हमारे लिए, इनऑर्गेनिक। यहाँ सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनऑर्गेनिक। ये बेंजीन ऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक। तो एक चीज मैं आपसे नोट डाउन करवाता हूं, in some compound carbon present but these are act as inorganic। कार्बन प्रेजेंट होता है पर वो इनऑर्गेनिक होते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्साइड ऑफ कार्बन। ऑक्साइड ऑफ कार्बन जैसे CO या CO2। कार्बोनेट, कार्बोनेट का मतलब कौन, जैसे कि Na2CO3 है, CO है, ठीक है। या फिर कार्बाइड जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, कार्बाइड, जैसे CaC2 है, ऑक्सीजन सोबत ऑक्साइड, नाइट्रोजन सोबत नाइट्राइड, फॉस्फरस सोबत फॉस्फाइड, कार्बन सोबत कार्बाइड, ऑक्सीजन सोबत ऑक्साइड म्हणतो, सोडियम ऑक्साइड, कॅल्शियम ऑक्साइड, हो की नाही, तसं कार्बन सोबत कार्बाइड, तसे मेटलचे कार्बाइड, कार्बोनेट जे असतात किंवा ऑक्साइड जे असतात ते सगळे कसे असतात, Al2C3C4 सुद्धा कोण आहे आपल्यासाठी, Al2C3 सुद्धा कसा आहे आपल्यासाठी, कार्बाइड, म्हणजे तो इनऑर्गेनिक असतो, ठीक है। तो यहाँ तक हम एक तरह से डिस्कशन कर चुके हैं। ये लेक्चर आज के दिन स्टॉप करते हैं और फिर आगे मिलते हैं 11वीं का। 10वीं के बाद जो बच्चे 11वीं में आ रहे हैं उनको बोल दो, ज्वाइन कर दो और केमिस्ट्री एंजॉय कर दो। थैंक यू सो मच, एंजॉय केमिस्ट्री।